हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं अप्लाइड फिजिक्स। और अप्लाइड फिजिक्स में आज हम एक इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इस बार का न्यू सिलेबस स्ट्रीम वाइज है, लेकिन फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कॉमन फॉर ऑल स्ट्रीम है। ये यूनिट सभी स्ट्रीम के अंदर कॉमन है और इसका जो सिलेबस है वो सभी स्ट्रीम के अंदर सेम है। स्ट्रीम के नाम मैंने नीचे लिखे हैं: सीएस स्ट्रीम, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम, मैकेनिकल स्ट्रीम, सिविल स्ट्रीम, टेक्सटाइल स्ट्रीम, केमिकल स्ट्रीम, बायोटेक स्ट्रीम एंड एग्रीकल्चर स्ट्रीम। इन सभी स्ट्रीम के अंदर इस यूनिट का सिलेबस सेम है और सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को ये यूनिट पढ़नी है। आज के लेक्चर में हम इस यूनिट के दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है इनएडुकेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स और सेकंड टॉपिक है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट का नाम है फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का ये कंप्लीट सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एकेटीयू यूनिवर्सिटी और इस सिलेबस को सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। तो एक बार टॉपिक देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टॉपिक है इन एडुकेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारी यूनिट का नाम है फंडामेंटल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और यहां पर लिखा है इन एडुकेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या है आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहां पर आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये न्यू मैकेनिक्स है और जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये हमारी ओल्ड मैकेनिक्स है, जहां पर हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को पढ़ते हैं। अब पहले टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखो इनएडुकेसी का मतलब होता है लिमिटेशन। तो इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स की क्या लिमिटेशन है जिसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ। तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा यूनिट नंबर 1 का। उसके बाद सेकंड टॉपिक है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। यहां पर डी ब्रॉगली जो है ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मैटर वेव के कॉन्सेप्ट को दिया था। तो इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट था मैटर वेव का, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। मतलब इन्होंने जब इस कॉन्सेप्ट को दिया, मैटर वेव के कॉन्सेप्ट को, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटली पहली बार प्रूव किया था डेविसन एंड जर्मर ने। ये दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार मैटर वेव के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। और ये दोनों के दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहां से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म आएगा। क्लियर है? जो पहला टॉपिक है इन एडुकेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, यहां से केवल एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। तो दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और दोनों ही टॉपिक इजी हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेव पैकेट, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो यहां पर हम फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, डी ब्रॉगली जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में केवल एक्सपेरिमेंट है जिसको हमें यहां पर स्टडी करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इन दोनों टॉपिक में से कम एक टॉपिक का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कंफर्म यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा। यहां से भी आ सकता है और यहां से भी आ सकता है। 80% चांस रहेगा कि क्वेश्चन हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जिस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स में हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, उसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं। तो ये दोनों वेव इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्टिकल कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा, कंफर्म आएगा। अब दोनों में से किसी का भी आ सकता है और एक यूनिट से केवल 3 ही लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बता दिए तीनों लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आएंगे, एक इन दोनों में से आएगा, एक इन दोनों में से आएगा और एक इन दोनों में से आएगा। और जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन पहले टॉपिक से भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट वाले टॉपिक से भी आ सकता है, जहां पर हम पढ़ेंगे वेव फंक्शन एंड इट्स फिजिकल इंटरप्रिटेशन। यहां से केवल शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये हमारा यूनिट 2 का कंप्लीट सिलेबस है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि केवल इस टॉपिक से और इस टॉपिक से ही आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आ सकता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बैचेस अवेलेबल हैं और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप एप्लीकेशन में एनरोल करके अपनी पढ़ाई आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए बैच का नाम है आरंभ बैच 2.0 फॉर न्यू सेशन 2026-27। जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो इस तरह के बैनर आपको ब्रांच वाइज दिखाई देंगे। आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग कोर्स को सेलेक्ट करके उसमें एनरोल कर सकते हैं। कोर्स के अंदर आपको पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर मिलेंगे। पूरा कंटेंट आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर मैं इस बैनर की बात करूं तो ये बैनर सीएस स्ट्रीम के लिए है। तो जो स्टूडेंट सीएस स्ट्रीम के हैं तो देखो यहां पर लिखा होगा, जो भी आपकी स्ट्रीम होगी यहां पर लिखा होगा। तो ये सीएस स्ट्रीम के लिए है आरंभ बैच 2.0 और इसके अंदर आपको सेम 1 प्लस सेम 2 दोनों के ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सेम 1 प्लस सेम 2 में आपके 12 तो मेन सब्जेक्ट हैं और एक आपका नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, तो टोटल आपके 13 सब्जेक्ट हैं। तो इस बैच के अंदर आपको 13 के 13 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। अगर आप केवल एक सेम का बैच लेना चाहते हैं तो एक सेम का बैच भी अवेलेबल है ओनली फॉर सेम 1, आप उसको भी ले सकते हैं। उसमें आपको सेम 1 के ऑल सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। अब ये सीएस ब्रांच के लिए है, सीएस स्ट्रीम के लिए। इसी तरह से अदर स्ट्रीम के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि सिविल स्ट्रीम के लिए ये सिविल स्ट्रीम में सेम 1 प्लस सेम 2 का है, आप केवल सेम 1 का भी ले सकते हैं। ये आपका मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए है, तो यहां पर आपको सेम 1 प्लस सेम 2 मिलेगा, लेकिन आप केवल सेम 1 के लिए भी ले सकते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम का है, यहां पर आपको सेम 1 प्लस सेम 2 के ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे, आप केवल सेम 1 का भी ले सकते हैं। ये इसी स्ट्रीम का है। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कोर्स को सिलेक्ट करके उसमें एनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है इनएडुकेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिटेल में यह समझ लेते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या है। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये हमारी ओल्ड मैकेनिक्स है, जो हम बहुत समय पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था 1900 से। उससे पहले हम केवल क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते थे। अब इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स में पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, इट डील विद मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है लार्ज ऑब्जेक्ट, बड़े साइज के ऑब्जेक्ट जिनको हम देख सकते हैं उनको कहते हैं हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, सच एज प्लेनेट, कार्स, बॉल्स। तो ये सब ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम केवल उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो मैक्रोस्कोपिक होते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि यहां पर हम स्मॉल ऑब्जेक्ट की स्टडी नहीं करते हैं। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए लॉज नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। अब इधर आ जाओ, क्वांटम मैकेनिक्स इट डील विद माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। माइक्रो मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, सच एज इलेक्ट्रॉन, फोटोन, एटम एटसेट्रा। देखो बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, मैं सारे नहीं लिख रहा हूं यहां पर, है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं।
जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, फोटोन हो गया, एटम हो गया, मतलब इनकी वेलोसिटी को स्टडी करते हैं, इनका एक्सेलरेशन स्टडी करते हैं, इनका मोमेंटम स्टडी करते हैं। और यहां पर हम लार्ज ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी, मोमेंटम, वेलोसिटी, वो सारी चीजें हम यहां पर स्टडी करते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 2, इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है। आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को बहुत डिटेल में क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपने क्लास 9 से जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, तो इसका मतलब आपने क्या पढ़ा वहां पर? क्लासिकल मैकेनिक्स को आपने वहां पर पढ़ा है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? इट इज बेस्ड ऑन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो जिस तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम थ्योरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 3, द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन बी डिटरमाइन एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है ना, हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और उसके मोमेंटम को सेम टाइम पर बता सकते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकते हैं। लेकिन ऐसा देखो, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी नोन साइमल्टेनियसली। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट, देखो सीधी सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा लार्ज होगा, बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, तो हम पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम सेम टाइम पर बता सकते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल का है, बहुत छोटा है, तो हम वहां पर उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्टली नहीं बता सकते। इसके लिए हम यहां पर स्टडी करते हैं हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है। आगे चल के हम इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है तो हम उसके एग्जैक्ट पोजीशन मोमेंटम नहीं बता सकते एक साथ सेम टाइम पे। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। देखिए क्या है, लाइट हैव वेव नेचर। जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते थे तो वहां पर हम ये पढ़ते थे कि लाइट का केवल एक ही नेचर है और वो है वेव नेचर। बात समझ में आ रही? क्या है? वेव नेचर। लेकिन बहुत सारे फिनोमिना ऐसे थे जो लाइट के वेव नेचर से करेक्टली एक्सप्लेन नहीं हो पाते थे। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पता चला कि लाइट के दो नेचर हैं। लाइट के दो नेचर है। कहां पर पता चला? क्वांटम मैकेनिक्स में। कौन कौन से दो नेचर हैं? वेव और पार्टिकल। इसका मतलब लाइट जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। और इस कॉन्सेप्ट से जब ये पता चला कि लाइट के दो नेचर हैं, तो हमारे बहुत सारे फिनोमिना एक्सप्लेन हो गए जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में करेक्टली एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे, वो यहां पर एक्सप्लेन हो गए। और कौन कौन से फिनोमिना है? एक्सपेरिमेंट सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन क्लासिकल मैकेनिक्स। ये वो इफेक्ट हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी तो किए गए, लेकिन इनको सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया। इनका करेक्ट रिजल्ट यहां पर नहीं मिला। इनका करेक्ट रिजल्ट कहां पर मिला? यहां पर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो एक्सपेरिमेंट सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट एक्सप्लेन इन क्वांटम मैकेनिक्स। और इनमें से आप कुछ फिनोमिना 11th और 12th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको डिफरेंस समझ में, वैसे तो और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन आपके लिए इतने सफिशिएंट है। अब यहां से आपको यह बात क्लियर हो गई होगी कि क्लासिकल मैकेनिक्स और ओल्ड मैकेनिक्स में डिफरेंस क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशन क्या थी जिसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ। ये चीज भी आपको यहां से समझ में आ गई होगी। अब आगे देखो मैंने क्या लिखा है, अब अलग से लिखा है इनएडवोकेसी। भाई हमारे सिलेबस में टॉपिक क्या लिखा हुआ है? इनएडवोकेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ये हमारे टॉपिक का सिलेबस है, मतलब सिलेबस का टॉपिक है। बोलो बात समझ में आ रही है? इनएडवोकेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया है तो आपको यह समझ में आ चुका होगा अब तक कि क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशन क्या है। लेकिन एक बार और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर 1। यहां देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये केवल 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये टॉपिक इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अप्लाइड फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको यह समझना जरूरी है
कि क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशन क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट क्यों हुआ, क्योंकि अप्लाइड फिजिक्स के अंदर हम मैक्सिमम क्वांटम मैकेनिक्स को ही पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए ध्यान दीजिएगा। इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, फोटोन एंड एटम। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि क्लासिकल मैकेनिक्स की पहली लिमिटेशन क्या है कि जो हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है ना, तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, फोटोन, एटम एटसेट्रा। तो पहली लिमिटेशन आपको समझ में भी आ जानी चाहिए और याद भी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड फिनोमिना। देखो ये फिनोमिना मैं आपको बता चुका हूं, है ना, ये वही है जो यहां पर लिखे हैं, एक दो अलग होगा। ये सारे फिनोमिना क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी तो किए गए, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में इनको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया गया, मतलब इनका करेक्ट रिजल्ट क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं मिला। ये क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशन थी। बात समझ में आ रही है? कौन कौन सा फिनोमिना है? स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इसको 11th 12th में पढ़ चुके हैं। क्वांटम इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, तो ये सारे वो फिनोमिना हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी तो किए गए, लेकिन इनका करेक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाया। करेक्ट रिजल्ट कहां पर मिला? क्वांटम मैकेनिक्स में। नेक्स्ट देखिए क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो स्टेबिलिटी ऑफ एटम का मतलब क्या है? जब हमने देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं, क्लासिकल मैकेनिक्स में जब एटम को स्टडी किया गया तो वहां पर यह स्टडी किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। ये तो ठीक है कि रोटेट कर रहा है, लेकिन वहां पर यह बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। अब यह गलत था, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कंटिन्यूअसली एमिट करेगा तो वो एटम स्टेबल नहीं हो पाएगा, लेकिन एटम हमारा क्या? स्टेबल है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर एटम की स्टेबिलिटी को भी सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया, करेक्टली एक्सप्लेन नहीं किया गया। और करेक्टली कहां पर एक्सप्लेन किया गया? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। इट कुड नॉट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, और ज्यादा डिटेल में मैं इसको नहीं बता रहा हूं, नहीं तो ये एक टॉपिक ही पूरा एक लेक्चर का है। बस इतना आपके लिए समझना, जितना आपके लिए समझना जरूरी था उतना मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एंड गैस। देखो आप लोगों ने छोटे क्लासेस में, क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एंड गैस, लेकिन ये जो स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट है ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स में गलत था। करेक्ट कहां किया गया इसको? क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये भी क्या थी, यहां से भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी क्या हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशन है। तो यहां पर तो मैंने कुछ लिमिटेशन लिखी है, इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स की, जिसकी वजह से क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो केवल 2 नंबर में आएगा, और 2 नंबर के लिए ये सफिशिएंट कंटेंट आपके पास है, ये आपको लिखना है। तो नीचे मैंने नोट करके वही लिखा है, द इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो अब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट क्यों, कब हुआ, मतलब क्यों हुआ। और क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था 1900 में, 1900 में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस का दूसरा टॉपिक, और हमारे सिलेबस का दूसरा टॉपिक है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। तो यहां पर जो डी ब्रोगली, इनका पूरा नाम है लुईस डी ब्रोगली, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने मैटर वेव के कॉन्सेप्ट को दिया था। और इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने कब दिया? इन 1924, 1924। लेकिन 1924 से पहले 1900 में ही एक साइंटिस्ट है प्लैंक, और वहीं से हमारा क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने ये बता दिया था कि लाइट के 2 नेचर होते हैं, लाइट के 2 नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। 1900 से पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में यह माना जाता था कि लाइट का केवल एक ही नेचर है और वो वेव नेचर है। बात समझ में आ गई? तो 1924 से पहले, 1924 से पहले यह बात कंफर्म थी कि लाइट के 2 नेचर हैं, लाइट के 2 नेचर हैं, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। तो लाइट के 2 नेचर है, यह बात कंफर्म हो गई थी 1924 से पहले।
अब 1924 में जो साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली, इन्होंने मैटर वेव के कॉन्सेप्ट को दिया। अब यहां पर समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, देखो ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इसको क्यों कहा जा रहा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले ये समझ लेते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या था। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, एवरी, अब ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमें पहले से यह बात पता थी कि लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, मतलब लाइट दो नेचर में एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आ रही? इन्होंने क्या कहा, जैसे लाइट के दो नेचर होते हैं वैसे ही मूविंग पार्टिकल के भी दो नेचर होते हैं। जो मूविंग पार्टिकल होता है वो पार्टिकल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और उसके साथ वेव भी एसोसिएटेड होती है, मतलब पार्टिकल के भी दो नेचर हैं। बात समझ में आ रही है? और वही चीज देखो अब यहां पर लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। जितने भी मूविंग पार्टिकल होते हैं सबके साथ वेव एसोसिएटेड होती है। बात क्लियर हुई? नाउ द वेव एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। और पार्टिकल के साथ में जो वेव एसोसिएटेड होती है उसी को हम कहते हैं मैटर वेव, या उसी को कहा जाता है डी ब्रॉगली वेव्स। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट जो है, क्या इनका कॉन्सेप्ट था ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इनका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि मूविंग पार्टिकल के साथ में वेव एसोसिएटेड होगी। बात समझ में आ रही है? और इन्होंने वेव की जो वेव एसोसिएटेड होगी उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला भी बताया। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, मान लीजिए एक पार्टिकल है जिसका मास है m और मोमेंटम है p और उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद इट। मतलब किसी भी पार्टिकल के साथ में, कोई पार्टिकल हमारे पास है जिसका मास m है, मोमेंटम p है और उसके साथ में एक वेव एसोसिएटेड है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। वेवलेंथ क्या है? लैम्डा है। देन अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो साइंटिस्ट थे इनके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा वो ये होगा, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। तो मैटर वेव की वेवलेंथ का फॉर्मूला इन्होंने क्या बताया, h/p। अब यहां पर h क्या है, h यहां पर है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर 34 जूल सेकेंड। अब उसके बाद p क्या है, p आपका मोमेंटम है पार्टिकल का, और लैम्डा क्या है, ये आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से समझिए, क्या लिखा है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है ये जो कॉन्सेप्ट है ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब इन्होंने मैटर वेव के कॉन्सेप्ट को तो बताया लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया, मतलब इसको एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन नहीं किया, ये केवल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। और इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने तब दिया जब ये अपनी पीएचडी कर रहे थे। जब पीएचडी करते हैं तो वहां पर पेपर को प्रेजेंट किया जाता है, पेपर सबमिट किया जाता है, तो इनके पेपर जो इन्होंने सबमिट किया था उसका कॉन्सेप्ट यही था, मैटर वेव। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। बात समझ में आ रही है? लेकिन उस समय के जो साइंटिस्ट थे या प्रोफेसर थे उनको लगा, मतलब उस समय के जो साइंटिस्ट और प्रोफेसर थे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर रिसर्च स्टार्ट किया। भाई जो कॉन्सेप्ट है तो थ्योरेटिकल, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट और प्रोफेसर को लगा कि ये कॉन्सेप्ट सही है, तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की। और सबसे पहले 1927 में, देखिए इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था 1924 में, लेकिन इसके ठीक 3 साल बाद 1927 में दो साइंटिस्ट हैं डेविसन एंड जर्मर, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। उन्होंने सबसे पहले यह प्रूव किया कि मूविंग पार्टिकल के साथ में वेव एसोसिएटेड होती है, और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया उसके बाद उन दोनों साइंटिस्ट को भी और इनको भी नोबेल प्राइज मिला इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल है लेकिन बाद में जाकर के इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब यहां पर फॉर्मूले पर ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल टू h/p। क्या हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पर क्या है,
यहां पर जो P है वो मोमेंटम है, P क्या है, मोमेंटम है। और आप अच्छे से जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला, भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, वेयर m क्या होगा, यहां पर m होगा मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है। v क्या होगा यहां पर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। हमने क्या किया, मोमेंटम की जगह m इंटू वी पुट कर दिया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमने क्या किया है, मोमेंटम का फॉर्मूला पुट कर दिया m इंटू वी, और यहां पर m क्या है, मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल। तो यहां से उस पार्टिकल के साथ में जो वेव एसोसिएटेड होगी उसकी वेवलेंथ हमें इस फॉर्मूले से पता चल जाएगी। क्लियर है ना। अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से समझना, देखिए अब हम यहां पर वेवलेंथ, एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर ऑफ फोटोन। अब ये फोटोन क्या है, फोटोन के बारे में आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी जो कि स्पीड ऑफ लाइट से क्या करता है, ट्रेवल करता है। मतलब एक तरह से जो हमारी लाइट होती है वो उसका पार्टिकल नेचर होता है, तो लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है उसी को हम फोटोन कहते हैं। तो फोटोन क्या है, फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी जिसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो सीधी सी बात है, अगर हमारा कोई फोटोन है, अगर वो ट्रेवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ लाइट, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो वैसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं भाई इसकी वेवलेंथ क्या होगी, देखो फोटोन भी तो एक पार्टिकल है, तो अगर फोटोन पार्टिकल है तो मास ऑफ फोटोन का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, पार्टिकल का मास हो जाएगा, और फोटोन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं सी से, किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहां पर v की जगह c पुट कर दूं तो ये वेवलेंथ किसकी आ जाएगी, फोटोन की आ जाएगी। बस हमें क्या करना है, m की जगह मास ऑफ फोटोन पुट करना है और v की जगह वेलोसिटी ऑफ लाइट पुट करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा h अपॉन एम सी। लेकिन इस फॉर्मूले को ड्राइव किया गया, कैसे ड्राइव करा गया, अब जरा समझ लेते हैं। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि हम अगर यहां पर मास ऑफ फोटोन रख दें और यहां पर स्पीड ऑफ लाइट रख दें तो ये वेवलेंथ ऑफ फोटोन आ जाएगी। लेकिन इसको ड्राइव किया गया फॉर्मूले को, अब देखिए ड्राइव कैसे किया गया, ध्यान दीजिएगा, एक्सपेरिमेंटली ड्राइव किया गया है। एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, मान लीजिए हमारे पास कोई फोटोन है और वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है, तो सीधी सी बात है उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगी, वेव क्या होगी, एसोसिएटेड होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन, अब ये प्लैंक्स थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है, जो हमारा पुराना सिलेबस था, लास्ट ईयर तक जो सिलेबस चल रहा था उसमें सबसे पहले प्लैंक्स थ्योरी थी, लेकिन अब प्लैंक्स थ्योरी को हटा दिया गया है। बस आपको प्लैंक्स थ्योरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन, और ये जो प्लैंक्स थ्योरी है ये आप क्लास 11 12 में पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की, उसका फॉर्मूला होता है h इंटू न्यू। यहां पर h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये v नहीं है, ये सिंबल होता है न्यू का, ये सिंबल होता है nu, न्यू का, ये न्यू का सिंबल है, किसका सिंबल है, न्यू का। और ये जो न्यू का सिंबल है ये डिनोट करता है फ्रीक्वेंसी को। आपके लिए नया नहीं है, आप लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये किसका सिंबल है, फ्रीक्वेंसी के लिए, इसको कहते हैं हम न्यू। तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ते हैं, E इक्वल टू mc स्क्वायर। और ये किसने दिया था, एक फेमस साइंटिस्ट है आइंस्टीन, सारे बच्चे जानते हैं। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो एनर्जी होती है वो mc स्क्वायर के बराबर होती है। बोलो बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दो, ये भी फोटोन की एनर्जी है, ये भी फोटोन की एनर्जी है, तो सीधी सी बात है दोनों एनर्जी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहां पर E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं तो h न्यू किसके बराबर आ जाएगा, mc स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब यहां पर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है c अपॉन लैम्डा। ये फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहां पर हम फ्रीक्वेंसी की जगह पर
न्यू की जगह पर c अपॉन लैम्डा पुट कर सकते हैं। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, एक c से एक c कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहां पर h अपॉन लैम्डा बचेगा और यहां पर m इंटू सी बचेगा। तो अब अगर मैं यहां पर लैम्डा को कैलकुलेट करूं तो mc जो है वो h के नीचे आ जाएगा। तो यहां पर फाइनली हमारे पास वेवलेंथ ऑफ फोटोन का फॉर्मूला आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है? ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। अब अगर आप इसको देखें तो यहां पर भी तो वही था, h अपॉन एम वी, बस चेंज क्या करना है, m की जगह मास ऑफ फोटोन आ जाएगा और v की जगह वेलोसिटी ऑफ लाइट आ जाएगी, इतना ही चेंज है। तो ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया मैंने, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये डेरिवेशन वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन सिंपल सा डेरिवेशन है, एक बार समझ में आ जाएगा तो इसको भूलेंगे भी नहीं आप, इतना आसान डेरिवेशन है। आगे चलते हैं। अब देखो आगे हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वेवलेंथ के, और ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इनके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहां पर हमारे पास 3-4 फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है, और इन सभी फॉर्मूलों का डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए। बहुत छोटे छोटे से डेरिवेशन है, ध्यान दीजिएगा, मैंने ऑलरेडी कर रखे क्योंकि सिंपल डेरिवेशन है, आपको देखकर ही समझ में आ जाएंगे। तो मैं केवल आपको डेरिवेशन समझा देता हूं, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इनको समझने में भी और इनको याद करने में भी। ध्यान दीजिएगा, सम अदर इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा ऊपर, सम अदर इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हमारी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं। मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट में फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है वेवलेंथ का, h अपॉन अंडर रूट में 2me। यहां पर जो ये कैपिटल E है ना, ये काइनेटिक एनर्जी है, किसकी, पार्टिकल की। अब देखते हैं कहां से आया फॉर्मूला। देखो वी नो दैट, हम सब जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एम वी स्क्वायर। यहां पर कैपिटल E क्या है, काइनेटिक एनर्जी, मैं यहां पर लिख देता हूं, कैपिटल E क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो करना क्या, अगर मैं इस इक्वेशन में m से मल्टीप्लाई कर दूं और m से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन m से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो m इंटू एम क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, ये v स्क्वायर है और एक m नीचे आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो मैंने क्या करा, m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से ही डिवाइड कर दिया। अब जरा ध्यान दो, ये m स्क्वायर v स्क्वायर है, तो क्या मैं m स्क्वायर v स्क्वायर को mv का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह पर mv का होल स्क्वायर कर दिया। और आप सब जानते हैं m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो क्या मैं यहां पर mv की जगह p पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर p स्क्वायर अपॉन 2m हो गया। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं। तो मोमेंटम कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 2me, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर रूट लग जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 2me। अब बहुत सारे बच्चे यहां पर सोचेंगे सर आपने प्लस माइनस नहीं लगाया, तो यहां पर प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोमेंटम हमारा यहां पर पॉजिटिव है। बात समझ में आ गई ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अभी तो हमारे पास मोमेंटम आया है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, h अपॉन पी। ये तो हमारा मेन फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है भाई, सबसे पहले यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा, h अपॉन पी। तो अगर हम यहां पर p की जगह पर अंडर रूट 2me पुट कर दें तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखो कितना आसान डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है और ये सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को कब लगाना है, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, इस फॉर्मूले को कब अप्लाई करना है, जब आपको न्यूमेरिकल में h की वैल्यू गिवन हो और p की वैल्यू गिवन हो। इसको कब अप्लाई करना है, जब आपको न्यूमेरिकल में मास ऑफ पार्टिकल गिवन हो और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गिवन हो। जो ये h है ना, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन नहीं होती लेकिन हमें याद रखनी पड़ती है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कई बार न्यूमेरिकल में गिवन होती है लेकिन कई बार गिवन नहीं होती है, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और अगर आपको फोटोन की वेवलेंथ पूछी है तो आपको फोटोन का मास और फोटोन की स्पीड ऑफ लाइट, अब स्पीड ऑफ लाइट आपको क्वेश्चन में गिवन हो ऐसा जरूरी नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट सबको याद होनी चाहिए। मैंने पूरा डेटा आगे लिख रखा है एक जगह पर,
मास ऑफ फोटोन, स्पीड ऑफ फोटोन, और यहां पर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। तो अगर आपको मास ऑफ फोटोन गिवन है तो आप वेवलेंथ का ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इस फॉर्मूले को कब लगाएंगे? अगर आपको पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब आगे चलते हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, अब हम वेवलेंथ का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान दीजिएगा, अगेन बहुत सिंपल है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि काइनेटिक, देखो ये जो फॉर्मूले है ना, जो यहां पर फॉर्मूले लिखे हैं ना, ये सब आप 11th 12th में पढ़ चुके हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला 3/2 kT भी होता है, और यहां पर जो k होता है ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। क्या है ये? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसको आपने क्लास 11th में पढ़ा है। तो k यहां पर क्या बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, आपको याद होनी चाहिए, आगे मैंने लिखी हुई है। T क्या है? यहां पर टेम्परेचर है। T क्या है? टेम्परेचर है। E क्या है? यहां पर काइनेटिक एनर्जी है। हमें क्या फाइंड करना है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का अब ध्यान दीजिएगा, देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, तो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी है। और बस फॉर्मूला लगाएंगे और यहां पर E की जगह ये पुट कर देंगे 3/2 kT। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? h अपॉन अंडर रूट में 3m/kT। अब ये फॉर्मूला कब लगाना है? ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपको न्यूमेरिकल में टेम्परेचर गिवन हो। बात समझ में आ रही है? अगर आपको टेम्परेचर गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन भी आ सकता है और इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां से कई बार न्यूमेरिकल 2 नंबर में भी आता है, क्योंकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, तो कई बार न्यूमेरिकल 2 नंबर में भी आता है। अगर 7 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें न्यूमेरिकल के साथ में कोई डेरिवेशन ऐड होके आ सकता है या थ्योरी ऐड होके आ सकती है, क्योंकि इस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल है वो बहुत छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, फॉर एनी पार्टिकल कैरिंग चार्ज क्यू एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट। मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज है q, कितना चार्ज है q, एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट, और वो पार्टिकल v वोल्ट से क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? मतलब यहां पर आपको ऐसा कहा गया है कि हमारा जो पार्टिकल है उस पार्टिकल के पास चार्ज है q, कितना चार्ज है? q चार्ज है, और वो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस से। आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं भाई, क्लास 12th में आपने फिजिक्स पढ़ी, और आपकी फिजिक्स की जो क्लास 12th की जो फिजिक्स होती है उसकी स्टार्टिंग ही चार्ज से होती है, जहां पर आप चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं। बात समझ में आ रही? चार्ज एक्सेलरेट कब करता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो यहां पर वही कहा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? v है, और चार्ज कितना पार्टिकल के पास? q है, तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? तो अब देखो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। नाउ अगेन वी नो दैट, देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो q इंटू वी होता है। वो काइनेटिक, मैं एक चीज आपको बता दूं, मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में क्या फिक्स हो जाता है ना कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो 1/2 mv² है। तो बेटा मैं एक चीज आपको बता दूं, काइनेटिक एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग टॉपिक में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अलग अलग हो जाता है। जैसे यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा q इंटू वी, और ये फॉर्मूला आप क्लास 12th में ड्राइव कर भी चुके हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब हमें तो निकालनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। तो h अपॉन अंडर रूट में 2me, बस यहां पर E की जगह qv पुट कर दो। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला आ गया वेवलेंथ का। वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज q एंड एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस v। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल में चार्ज गिवन है, या पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। चार्ज गिवन है, मास गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। क्लियर है? एक और लास्ट फॉर्मूला जो इसी फॉर्मूले का एक तरह से कह सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन है, उसको भी देख लेते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, मतलब यहां पर पार्टिकल का नाम दे दिया गया कि पार्टिकल कौन सा? इलेक्ट्रॉन है। देखो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, बीटा पार्टिकल हो सकता है, गामा पार्टिकल हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी पार्टिकल गिवन है और उसका चार्ज गिवन है, तो ये फॉर्मूला आप सब जगह लगा सकते हैं। लेकिन हमारे जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस ज्यादा होते हैं। तो अगर हमारा गिवन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए पहले से ही अपने फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लिया है। ध्यान दीजिएगा कैसे। देखो
इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन यहां पर क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, तो अगर हमें मास भी पता है, चार्ज भी पता है, एच भी पता है, तो हम अपने फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके वी के टर्म्स में ला सकते हैं। तो वही यहां पर किया गया है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपको याद होना चाहिए। और मुझे लगता है 99% बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहले से याद होगा, क्योंकि क्लास 9 से आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद करते आ रहे हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो कोई बच्चा भूल ही नहीं सकता, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये कोई बच्चा नहीं भूल सकता, सबको याद होगा, कंफर्म 100% बच्चों को ये याद होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज भी हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है। अब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। अच्छा, इसमें जो H है, H की वैल्यू H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल होती है। और ये सारा डेटा मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा, पूरा डेटा यहां पर लिखा हुआ है। और नीचे 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31, चार्ज हमारा आ जाएगा, और यहां पर V। अब इसको आपको क्या करना है, अपना कैलकुलेटर उठाना है, और कैलकुलेटर से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना अभी नहीं आता होगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप इस साइंटिफिक कैलकुलेटर को चलाना सीखें। क्लियर है? कैसे सीखें? YouTube पर बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर को कैसे चलाना है। बात समझ में आ रही? कैसे इसको यूज करना है, आप उन वीडियोस को देखें। अगर वहां से भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप अपने सीनियर से पूछ लें, सीनियर्स आपको बहुत अच्छे से बता देंगे कैलकुलेटर को यूज कैसे करते हैं। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको यूज करना आना चाहिए। और वैसे बच्चे जो बच्चे इस समय जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, या जो बच्चे अब बीटेक में आ रहे हैं ना, उनको ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको साइंटिफिक कैलकुलेटर पहले से ही चलाना आता है। तो जिनको चलाना आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उसको सीख लें, मुश्किल से 15-20 मिनट का काम है। अब आपको क्या करना है, इस साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से आपको ये कैलकुलेशन करनी है। देखो रूट के अंदर v को तो ऐसे ही रहने दो, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है इसको आप मल्टीप्लाई कर ले, फिर इसका रूट ले लें, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, रूट में केवल v बचेगा। और जो ये नीचे आएगा, जो भी आएगा उससे इसको डिवाइड कर दें, तो आपके पास ऐसा करने पर 12.28, ये काफी आगे तक आएगा। मैंने केवल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिए हैं, आपको भी 2 ही लेनी है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया वेवलेंथ का। ये क्या है? हमारे पास एक नया फॉर्मूला है वेवलेंथ का, और यहां पर इसकी यूनिट है एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना, ये क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यूनिट आर्मस्ट्रॉन्ग है, जिसको आप ए लिखेंगे और उसके ऊपर छोटी सी बिंदी बना देंगे। अभी मैं बताऊंगा ये किसके बराबर होता है। तो ये हमारा एक और नया फॉर्मूला आ गया, लेकिन बेटा आपको कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए। कैलकुलेटर चलाना सीख लीजिए, बहुत हेल्प आपको मिलेगी, क्योंकि बीटेक में आपको कैलकुलेटर अलाउ है। बिना कैलकुलेटर के आप बीटेक के अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। कैलकुलेटर की जरूरत आपको हर एक सब्जेक्ट में पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो कैलकुलेटर अच्छे से चलाना सीख ले ना। इंपॉर्टेंट डेटा फॉर न्यूमेरिकल्स। अब यहां पर जो डेटा की मैं बात कर रहा था, वो डेटा मैंने यहां पर लिखा है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन, देखो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। बेटा आपको यूनिट भी याद रखनी है, इन तीनों की यूनिट किलोग्राम है और इसकी यूनिट है जूल सेकेंड। यूनिट भी याद होनी चाहिए आपको, विद यूनिट इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, अभी आया तो थोड़ी देर पहले। बोल्ट्जमान कांस्टेंट है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? 3/2 kT, और यहां पर जो k होता है ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 की पावर -23
जूल पर केल्विन विद यूनिट आपको याद होना चाहिए। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट को अच्छे से याद होना चाहिए। आगे देखो ना, ये आर्मस्ट्रांग है, ऊपर बिंदी लगाना ना भूले, है ना। तो 1 आर्मस्ट्रांग इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। 1 आर्मस्ट्रांग के किसके बराबर होता है? 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो अगर कहीं पर भी 10 की पावर -10 मीटर लिखा हुआ है तो आप इसकी जगह पर 1 आर्मस्ट्रांग लिख सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि जनरली हम वेवलेंथ को जो फाइंड करते हैं वो इसी यूनिट में फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये एनर्जी है। तो इस एनर्जी को, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के बराबर होती है। अगेन इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। उसके बाद यहां पर देखो अगेन आर्मस्ट्रांग आ गया। 1 आर्मस्ट्रांग इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, जो 1 आर्मस्ट्रांग इक्वल टू होता है वो 10 की पावर -10 मीटर होता है ना। बोलो बात समझ में आ रही है? और जो 1 नैनोमीटर होता है ये 10 की पावर -9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग 1 आर्मस्ट्रांग इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। चलिए नैनोमीटर वाला भी मैं यहां पर लिख देता हूं। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत जगह पर वेवलेंथ की जो यूनिट है वो नैनोमीटर में लिखी होती है, नैनोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। मैं आपको यहां पर 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, और 3 न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा जो आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। उनके आंसर मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आज का, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी v इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड करनी है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड करनी है, और हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गिवन है v इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गिवन है, बात समझ में? पोटेंशियल डिफरेंस गिवन नहीं है, एनर्जी गिवन है। तो अगर एनर्जी गिवन है तो एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता तो हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते, ये वाला फॉर्मूला। बोलो बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, तो सबसे पहले ये देखो कि आपको गिवन क्या है। न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि गिवन क्या है। तो यहां पर गिवन क्या है वो मैं लिख लेता हूं। देखिए यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी गिवन है, कितनी है? v इलेक्ट्रॉन वोल्ट। v इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान दीजिएगा, v इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी हमें गिवन है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है ये क्या लिख के दे दिया। तो ये एनर्जी है v इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस एनर्जी को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। तो कन्वर्जन कर देते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर है तो v इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा? इसको v से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के बराबर है तो v इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा v इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। कितना आसान है। तो अब हमें काइनेटिक एनर्जी पता चल गई। चलिए काइनेटिक एनर्जी हमें पता चल चुकी है, अब क्या करें? हमसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछिए इलेक्ट्रॉन की। नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो अब यहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कौन सा फार्मूला लगाएंगे? देखो हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लगाएंगे। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? मतलब वेवलेंथ का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला ऑफ वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फार्मूला होगा √ में 2m e। ये हमारा फार्मूला होगा। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही न्यूमेरिकल यहां से पूछे जाते हैं, सिंपल सिंपल से। फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है, फार्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। तो यहां पर अब इन सब की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें। देखो एनर्जी हमें पता है। अच्छा यहां पर इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन।
तो अगर इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है तो हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमें मास भी पता है, एनर्जी पता है, हमें एच भी पता है। एच कितना है, एच हमारे पास है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल। तो ये पूरा का पूरा डेटा देखो, ये पूरा डेटा हमें एक तरह से गिवन है। हमें क्या क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है। मतलब गिवन है, हमें याद है, जो चीज हमें याद है तो इसका मतलब वो गिवन है। बोलो बात समझ में आ रही है। अब यहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूले में सारी चीजें पुट कर देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू एच कितना है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन में अंडर रूट 2 एम कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और ई काइनेटिक एनर्जी कितनी है, V इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बस अब आपको क्या करना है, कैलकुलेटर की हेल्प से इसको कैलकुलेट करना है। देखो ये पूरा डेटा आपको गिवन है, इसको बस कैलकुलेट करना है। यहां पर V, अब हमारा जो आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ V आएगा। अगर आप ध्यान से देखें, अभी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था ये वाला, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो बेटा सब कुछ यही है, वहां पर भी कुछ भी अलग नहीं है। तो इसका मतलब यही आंसर आएगा, उसका आंसर भी यही आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, क्योंकि सारा डेटा तो सेम ही है। आप यहां पर चेक करो, देखो 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और यही यहां पर भी लिखा हुआ है 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू V इंटू 1.6 10 की पावर -19। इसका मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, बेटा आपको यहां पर कैलकुलेशन कैलकुलेटर से ही करनी है, बिना कैलकुलेटर के आप बीटेक के अंदर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना सीख लीजिए। और देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सीखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। बस आपको नीचे रूट लेना है और डिवाइड करना है, और कुछ करना ही नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू आएगी 12.28 और अपॉन में अंडर रूट V, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। और ये न्यूमेरिकल AKTU यूनिवर्सिटी में आ चुका है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो चलिए न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। अगेन इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है, सब्जेक्टेड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। अब इस बार हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। देखो हमें गिवन क्या क्या है, गिवन डेटा को मैं पहले लिख लेता हूं। गिवन डेटा क्या है, देखो यहां पर बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो पहले तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 50 वोल्ट। कितना गिवन है, 50 वोल्ट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो मास, अच्छा हमें पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट गिवन है। अब अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है तो किसी और डेटा की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ V हमारे पास फॉर्मूला है, इन टर्म्स ऑफ V हमारे पास फॉर्मूला है, हमें केवल बस V की जरूरत है। V हमारे पास कितना है, 50 वोल्ट। बस इसके बाद आपको क्या लिखना है, वी नो दैट, या डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हमसे यहां पर क्या पूछा गया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो ये तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, और ये भी 2 नंबर में यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 12.28 अंडर रूट में V, ये तो फॉर्मूला है। बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो अगर आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा 12.28 अंडर रूट में 50, और इसको आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर से आप आसानी के साथ इसको फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी एक कैलकुलेशन है। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू आएगी,
देखो ऊपर 12.28 है, नीचे अंडर रूट 50 है, तो पहले अंडर रूट 50 फाइंड कर लीजिए। अंडर रूट 50 हमारे पास आ रहा है 7.07, कैलकुलेटर में आ चुका है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 12.28 एंटर करना है, और जो आपने एंटर किया उसको डिवाइड कर दो, किससे, आंसर से जो पहले आया था। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.7366। एक और चीज यहां पर, इसकी जो यूनिट है ना वो आर्मस्ट्रॉन्ग है। क्या यूनिट है, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहां पर जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1.7366 एमस्ट्रॉन्ग। यही इसका आंसर है। तो ये इसका फाइनल आंसर है भाई। तो बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल है, आसानी के साथ आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। तो ये न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हुआ, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहां पर क्या कहा गया, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब यहां पर बात हो रही है अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल आप लोग क्लास 11 12 में बहुत बार पढ़ चुके हैं। जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन से डबल होता है, और जो मास होता है वो प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है। अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना होता है प्रोटॉन के मास का, और चार्ज इलेक्ट्रॉन से डबल होता है। एसिलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। तो यहां पर हमें वोल्ट, देखो गिवन क्या क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। हमें यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। यहां पर कई बार बच्चे गलती भी कर देते हैं, अभी बताता हूं क्या गलती करते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहां पर कई बार गलती कर देते हैं, वो यहां पर वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा देते हैं 12.28 अपॉन में अंडर रूट ऑफ वी, और ये गलत है। यहां पर नहीं लगा सकते इसको। इस फॉर्मूले को हम वहां लगा सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। जैसे इस न्यूमेरिकल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन था और पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन था 50 वोल्ट, तो इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें अल्फा पार्टिकल गिवन है, तो इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। कोई बात नहीं, पहले देखते हैं डेटा क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें यहां पर अल्फा पार्टिकल गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 200 वोल्ट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल गिवन है, तो इसका जो चार्ज होगा, इसका चार्ज डबल होगा इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 1.6, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। भाई इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है, तो इसका डबल हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके मास की। इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। तो प्रोटॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, तो 4 टाइम्स हो गया। देखो मास ऑफ प्रोटॉन मैंने सब यहां पर लिखा हुआ है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। बोलो बात समझ में आ रही है। बस अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमारा मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, ये हमारा चार्ज हो गया, और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एम क्यू वी आता है। वापस चलते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा फॉर्मूला है। ये तो नहीं है, ये है। देखो एम आ रहा, क्यू आ रहा, वी आ रहा, एच तो हमें पता ही है, एच हमें पता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको फॉर्मूले लगाने। अच्छा एच की वैल्यू भी यहां पर लिख लेते हैं, 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये डेटा हमें सारा गिवन है। बस अब हमें क्या करना है, यहां पर फॉर्मूला लगाना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हमें यहां पर फाइंड करनी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बोलो बात समझ में आ रही है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट में 2me, ये हमारा फॉर्मूला है। बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2m qv, ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखो जरा h की वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले। तो h कितना है
6.63 इंटू 10 की पावर -34 अंडर रूट ऑफ 2m। m देखो यहां पर 4 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ये आ गया मेरे पास। उसके बाद m हमने यहां पर पुट कर दिया, मास हमारे पास आ चुका। q चार्ज कितना है, चार्ज हमारे पास यहां पर है 2 इंटू 1.6। ध्यान दीजिएगा, देखो इंटू चार्ज 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और कुछ है क्या? और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 200 वोल्ट, तो यहां पर हमारा 200 वोल्ट भी आएगा। पूरा डेटा मैंने पुट कर दिया, बस अब कुछ नहीं करना, यहां पर लैम्डा को फाइंड करना है। और ये पूरी कैलकुलेशन आप करेंगे कैलकुलेटर से। चलिए मैं भी कर लेता हूं, कितना आएगा आंसर। देखो 2 इंटू 4, मैं यहां पर जो पावर वाले हैं ना, पावर वाले को नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, पावर वाले को छोड़ करके मैं बाकी सबको कर लेता हूं। 2 इंटू 4 इंटू 1.67, 2 इंटू 4 इंटू 1.67 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 200। अभी मैंने पावर को छोड़ दिया है, पावर को करने की जरूरत नहीं, पावर को तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसका जो भी आया उसका रूट ले लेंगे, तो ये मेरे पास आ गया 92.46, ऐसा कुछ मेरे पास आ रहा है। जो भी आया है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको पावर को छोड़ देंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, 6.63 को एंटर करूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा आंसर से, तो मेरे पास यहां पर आएगा 0.0717, ये मेरे पास आएगा इनटू, ये तो मेरा कैलकुलेटर में आया, लेकिन अभी मेरी पावर बची है। अब जरा पावर को ध्यान से देखो, ये कितना 10 की पावर -27 और ये कितना 10 की पावर -19। तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, भाई सबको पता है बेस सेम है, देखो बेस सेम है दोनों का, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो -27 और -19 कितना हो जाएगा, माइनस का 46। अब मुझे एक बात बताओ, अंडर रूट में 10 की पावर -46 है, तो जब आप इसको बाहर निकालोगे तो 10 की पावर -23 बाहर आएगा। अंदर 10 की पावर -46 है, तो जब आप इसको बाहर निकालोगे तो 10 की पावर 23 आएगा माइनस में। बोलो बात समझ में आ रही है, कितना आएगा 10 की पावर -23। अब जरा ध्यान दो, ऊपर कितना लिखा है 10 की पावर -34। देखो ऊपर लिखा 10 की पावर -34, नीचे आएगा 10 की पावर -23। तो कितना बचा, जब आप देखो बेस सेम है तो ये पावर जब नीचे से ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -34 प्लस का 23, तो ये बचेगा 10 की पावर -11। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 10 की पावर -11। बोलो बात समझ में आ रही है। और ये आया हमारे पास मीटर में, वेवलेंथ किस में आई है, मीटर में वेवलेंथ आई है। अब क्या करना है, हमें इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में लिखना है। तो एक काम करते हैं, देखो 10 की पावर -10 जो होता है 10 मीटर, ये 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होता है। तो हम यहां पर एक काम करते हैं, इसमें से 10 की पावर -1 को अलग कर लेते हैं और 10 की पावर -10 की जगह पर हम लिख देते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। तो एक पावर यहां से अलग हो जाएगी 10 की पावर -1, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो पॉइंट है ये 0.00717, भाई एक पॉइंट और इधर खिसक जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहां से 10 की पावर -1 को मैंने अलग कर लिया, तो 10 की पावर -1 को जब आप अलग करेंगे और 10 की पावर -10 की जगह पर हमने लिख दिया आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चों को अभी भी ना समझ में आया हो कि ये कैसे कर दिया मैंने, तो मैं दोबारा बता देता हूं। देखो मैंने यहां पर किया क्या, ये 10 की पावर -11 था, तो मैंने यहां पर एक काम किया 0.0717 इंटू 10 की पावर -1 कर दिया और इंटू 10 की पावर -10 कर दिया। कोई दिक्कत ऐसा करने में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मीटर में है तो हमने इसको हटा दिया और इसकी जगह लिख दिया आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि 10 के पावर -10 मीटर होता है आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो हमारी यूनिट होगी आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ध्यान से सुनो, ये 10 की पावर -1 बचा, तो ये जो 10 की पावर -1 बचा,
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0.0717 अपॉन 10? भाई नीचे आएगा तो 10 की पावर प्लस हो जाएगी, और जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट एक और इधर खिसक जाएगा। तो अब समझ में आया 2 पॉइंट के बाद 2 जीरो क्यों आए हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हमारा ये कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे दो और न्यूमेरिकल हैं जिनको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, बस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। न्यूमेरिकल नंबर 4, कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन। अब देखो यहां पर बात न्यूट्रॉन की हो रही है। किसकी बात हो रही है? न्यूट्रॉन की बात हो रही है। तो न्यूट्रॉन का मास आपको पता होना चाहिए, मैंने लिखवा रखा है। हैविंग ड्रॉप डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। यहां पर हमें वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, और हमसे यहां पर क्या पूछा गया है? हमसे यहां पर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। मतलब हमसे यहां पर उल्टा पूछा गया है। वेवलेंथ तो गिवन है, लेकिन हमसे यहां पर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आएगा। देखो कैसे। वेवलेंथ कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। देखो हमारे पास जो आंसर आता है ना वो मीटर में आता है, हम उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। अब अगर हमें स्टार्टिंग में एंगस्ट्रॉम दे रखा है तो पहले हम उसको मीटर में लेके आएंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। अब न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। नाउ वी नो दैट। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या चाहिए यहां पर? वेलोसिटी। तो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है, h अपॉन mv। हमने इस फॉर्मूले को यहां पर क्यों लगाया? क्योंकि हमें पार्टिकल का मास पता है और हमें वेलोसिटी चाहिए, तो यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो h अपॉन एम वी बस यहां पर पुट कर दीजिए, लैम्डा की वैल्यू पुट करिए, h की वैल्यू पुट करिए। h की वैल्यू याद होनी चाहिए 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और यहां पर मास ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे। बस अब कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके ये आ जाएगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन। कितनी वेलोसिटी है? 3.96 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। बोलो बात समझ में आ गई ना। अब हमें कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी। अब अगर वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी में कोई दिक्कत ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। अगर आपके पास v गिवन है तो बस यहां पर v की और m की वैल्यू पुट कर दीजिए, और साइंटिफिक कैलकुलेटर से, बिना कैलकुलेटर के नहीं करना है भाई, कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा यहां पर आप लोग क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर में, अभी अभी आपने एडमिशन लिया होगा फर्स्ट ईयर में, तो बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि सर क्या कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट करके लिखेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे बेटा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि बीटेक के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है। आपको कैलकुलेशन आपने कैसे की है ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट वो लिख सकते हैं, आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, घबराना नहीं है, बस कैलकुलेटर को चलाना सीखना है। आज का लास्ट न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी यूज होगा जो यहां पर हम समझ लेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या है। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन। यहां पर बात प्रोटॉन की हो रही है, तो हमें मास ऑफ प्रोटॉन पता होना चाहिए। मूविंग विद वेलोसिटी इक्वल टू 1/20 वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है ना, वो लाइट की वेलोसिटी का 1/20 टाइम्स है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, सिलेबस में नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल में यूज हो जाता है। तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है? अब जरा ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है और उसकी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, मतलब कंपेरेबल का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास है। बात समझ में आ रही? और आसपास का मतलब भी मैं बता दूं आपको, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी का 1/100 टाइम भी है, तो हम ये कहेंगे कि उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कंपेरेबल है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। बात समझ में आ रही है? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल है तो उस पार्टिकल का मास चेंज होगा। ध्यान से समझना मेरी बात को। देखिए जो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम मोशन के साथ डील करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो वहां पर पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होता, मास चेंज नहीं होता। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अपनी ही बात करें या मैं अपनी बात करूं, अगर मान लीजिए मैं
कार से जा रहा हूं और मेरी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या मेरा मास चेंज होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मेरी स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो मेरा भी मास चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो सेम होता है, वेट चेंज होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए तो उसका मास भी चेंज होता है। बात समझ में आ गई? तो बस यहां पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का हमें कॉन्सेप्ट लगाना है, यही इस न्यूमेरिकल में एक नया कॉन्सेप्ट है जो लगेगा। तो यहां पर हमारे पास प्रोटॉन है और प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। यहां पर मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है वो मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये जो मास है प्रोटॉन का ये तब है जब प्रोटॉन रेस्ट में है या प्रोटॉन की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल नहीं है। बात समझ में आ रही? ये तब का मास है। अगर प्रोटॉन की वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगी तो प्रोटॉन का मास चेंज होगा। बात समझ में आ गई? अब आगे देखो, लाइट की वेलोसिटी आप सबको पता है, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? 1/20 टाइम्स है लाइट की वेलोसिटी के। अब जरा ध्यान दो, प्रोटॉन का मास क्या होगा? जब हमारा प्रोटॉन इस वेलोसिटी के साथ मोशन में होगा तो उसका जो मास होगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। अब देखो मास का भी फॉर्मूला आ गया। मास का फॉर्मूला क्या है? m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एम नॉट क्या है? आप इसको ऐसा समझिए, ये जो एम नॉट है ये किसी ऑब्जेक्ट का मास है, कब? जब वो रेस्ट में है, रेस्ट मास है ये। अब अगर वो मोशन में है तो उसका मास चेंज होगा और मास को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। अब जरा ध्यान से देखो, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लिखा है। अब आप खुद सोचो, अगर ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम है तो सीधी सी बात है, अगर न्यूमरेटर बहुत छोटा है और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 आएगी। और अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो 1 माइनस 0 1 और अंडर रूट 1 कितना होता है? 1। इसका मतलब m इक्वल टू एम नॉट। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कम है तो पार्टिकल का रेस्ट मास और पार्टिकल का एक्चुअल मास जो कि मोशन में है दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास है तो उस केस में मास चेंज होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? मास क्या होगा? चेंज होगा। तो हमें मास का ये वाला फॉर्मूला लगाना है। नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो हमारे पास यहां पर मास हमें पता है भाई, एम नॉट हमें दे रखा है तो हम एम निकाल सकते हैं, सी और वी भी हमें गिवन है, तो हमें मास पता है, हमें वेलोसिटी पता है, तो एच अपॉन एम वी फॉर्मूला लगाएंगे। बस हमें यहां पर क्या करना है, एम की जगह पर ये पुट करना है एम नॉट अपॉन दिस, और ये वाला जो रूट वाला पार्ट है ये कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। भाई ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? मान लीजिए आपने लिखा कहीं पर 2/3/2, तो ये जो 2 होता है ये सबसे ऊपर चला जाता है। 2 कहां चला जाता है? सबसे ऊपर। तो सिमिलर तरीके से ये रूट वाला पार्ट सबसे ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में ऐसे आ जाएगा। बस अब क्या करना है, यहां पर इन सब की वैल्यू पुट करनी है। एच की वैल्यू हमें पता है, मास हमें पता है, ये रहा एम नॉट। देखो एक मिनट, एम नॉट हमें पता है, ये रहा एम नॉट को मैंने यहां पर पुट कर दिया। वेलोसिटी हमें पता है 1/20 टाइम्स ऑफ सी है, तो 1/20 टाइम्स ऑफ सी है। उसके बाद v हमें पता है 1/20 टाइम्स ऑफ सी है, तो v का स्क्वायर था, ये क्या हो जाएगा? c स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अब देखो जरा ध्यान से ना, अब हमें क्या करना है, ये जो 20 है ये तो ऊपर चला जाएगा और यहां पर c की वैल्यू पुट कर देंगे 3 × 10 की पावर 8, और ये c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा 1/400। बस अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर का यूज करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। यहां पर आप ये कैलकुलेशन करेंगे पूरी, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये जो भी आएगा, देखो इसको अगर आप एलसीएम ले लें तो 400 - 1, यानी कि ये रूट में बचेगा 399/400, ये बचेगा, और 400 का रूट आ जाएगा 20, तो ये फाइनली आपके पास देखा जाए तो रूट में 399 ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा 20, तो ऊपर तो आ जाएगा रूट 399 और नीचे आ जाएगा 20। बस कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर लेना, और जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब ये मीटर में है, हम इसको एमस्ट्रॉन्ग में लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। देखो ये 10 की पावर -15 है, तो इसको ब्रेक कर लो दो पार्ट में, 10 की पावर -5 और 10 की पावर -10। तो 10 की पावर -10 की जगह तो लिख देंगे आप आर्मस्ट्रॉन्ग, और जो 10 की पावर -5 है, अब इसका क्या करें? देखो 10 की पावर -5 बचेगा, तो उस 10 की पावर -5 को अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें
तो हमारा जो पॉइंट है वो 5 डिजिट इधर खिसक जाएगा। तो देखो 5 डिजिट इधर आ जाएगा, तो 2 तो पहले से हमारे पास 2 6 और 3 हमें 0 लगाने पड़ेंगे, तो ये हमारा आर्मस्ट्रांग में आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इस न्यूमेरिकल का क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, और यहां पर ये न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। तो न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ के सॉल्व कर लिए। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, और जो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है मैटर वेव का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव। मतलब ये कोई टॉपिक नहीं है, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव का ही पार्ट है। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव। आपको मैटर वेव्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। देखिए आपने क्लास 12th में बहुत डिटेल में एक चैप्टर पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स दोनों अलग अलग होती हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर जो ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है ना, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इन प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि मैटर वेव में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप क्लास 12th में डिटेल में पढ़ चुके हैं, और मैटर वेव में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या डिफरेंस है वो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। वन बाय वन सभी पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैटर वेव आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। जो हमारी मैटर वेव होती हैं वो केवल मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती हैं, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहां पर, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती भाई, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय चार्ज, लेकिन मैटर वेव्स चार्ज से जनरेटेड नहीं होती है। हमारा मैटर वेव के लिए क्या होना चाहिए, पार्टिकल मूविंग होना चाहिए। अगर पार्टिकल न्यूट्रल है तो भी मैटर वेव जनरेट होगी, पार्टिकल चार्ज है तो भी मैटर वेव जनरेट होगी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब जनरेट होती है, जब हमारे पास चार्ज होता है, पार्टिकल के पास चार्ज होता है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर मैटर वेव चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। बोले बात समझ में आ रही है। पॉइंट नंबर 2, मैटर वेव डू नॉट हैव एनी एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। बस सीधी सी बात है, मैटर वेव के साथ कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मैटर वेव चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ में हमेशा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होता है, और ये बहुत डिटेल में आप क्लास 12th में पढ़ भी चुके हैं। क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जनरेट होती है वो चार्ज से होती है, और जहां पर चार्ज होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अपने आप डेवलप हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, मैटर वेव डू नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती हैं और एटमॉस्फेयर में भी ट्रेवल कर सकती हैं, लेकिन मैटर वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। मैटर वेव डू नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती, है ना। इसके लिए क्या चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, स्पेस चाहिए। नेक्स्ट है, द मैटर वेव आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। बात खत्म हो गई। हम ऊपर 3 पॉइंट में हम बात वही कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो अलग है और मैटर वेव्स अलग है। तो हमारी जो मैटर वेव्स होती हैं उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर नहीं होता है। द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज जनरली लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। मैटर वेव की जो वेलोसिटी होती है जनरली वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या होती है, कम होती है। बात समझ में आ रही है। केवल एक केस में ही कंपैरेबल होती है और वो होता है फोटोन। नेक्स्ट पॉइंट है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए वेव एसोसिएटेड विद अ लाइटर पार्टिकल इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद हेवियर पार्टिकल। बहुत सिंपल सा पॉइंट है ये। क्या बताया गया इसमें कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो लाइटर पार्टिकल की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हेवियर पार्टिकल। सिमिलर पॉइंट नेक्स्ट वाला भी है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए वेव एसोसिएटेड विद स्लो मूविंग पार्टिकल इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फास्ट मूविंग पार्टिकल, है ना। तो यहां पर वेवलेंथ का कंपैरिजन बताया जा रहा है कि फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग में वेवलेंथ किस तरीके से हमारी वेरी करेगी, है ना। और लास्ट में इसका एग्जांपल लिखा है, मैटर वेव का जो एग्जांपल होता है हमारा वो होता है इलेक्ट्रॉन बीम। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये जो इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टी है इनको आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में आपसे, देखो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव, या कई बार क्या होता है 7 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है ना
तो न्यूमेरिकल के साथ में या डेरिवेशन के साथ में प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं, तो आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। तो यहां पर मैटर वेव्स की प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। यहां पर डीपीपी के अंदर मैंने 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए, तीनों क्वेश्चन बहुत आसान है और इन सबके आंसर भी यहां पर लिखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, ये रहा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो आंसर यहां पर लिखे हुए हैं, बस आपको फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल से तीनों क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है और इन तीनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेंगे। 5 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए, उन पांचों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर आप ये 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, डेटा चेंज हो सकता है, डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन फॉर्मूले यही लगेंगे। क्लियर है? तो अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। मतलब आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है, कॉन्सेप्ट डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई किसने किया था? डेविएशन एंड जर्मर। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। उससे पहले आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच।